जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग साथियों चर्चा करेंगे हमारे सीटेट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि हमारे सीखने की जो क्षमताओं के बारे में इसमें हम लोग देख रहे हैं। अधिगम में रुकावट जिसको कहते हैं, या बाधा कह सकते हैं, समस्या कह सकते हैं, या लर्निंग के विकार कह सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं, जैसे डिसलेक्सिया के बारे में जानेंगे, डिस्ग्राफिया के बारे में जानेंगे, डिस्कैल्कुलिया के बारे में जानेंगे, डिस्प्रैक्सिया के बारे में, और डिस्फेजिया और डिस्थेमिया क्या होता है। इन सबको हम लोग विस्तृत तरीके से जानते हुए चलेंगे, और प्रश्न कैसे बनता है, शॉर्टकट मेथड से कैसे हम लोगों को सीखना है, याद रखना है, इन सब चीजों को हम लोग इसी वीडियो में जान लेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, 100% है, आप देख लीजिएगा एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का प्रश्न आपको इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये आपके 6 टॉपिक आप कंप्लीट कर लिए तो 2 नंबर आप पक्के करके आइए, समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका पहला पॉइंट दिया गया है मित्रों, डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया, देखिए लिखा गया पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटी है ना, यानी कि जो हमारे पढ़ने से संबंधित विकार होते हैं वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो वीडियो आ रहे हैं उससे आपको बहुत मदद मिलेगी साथियों। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको। देखिए लिखा गया डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है, यानी सीखने की अक्षमता है, जो मुख्य रूप से, देखिए, पढ़ने लिखने और शब्दों के उच्चारण में कठिनाई पैदा करता है। तो केवल इतना समझना कि पढ़ने से संबंधित जो विकार होगा, जो डिसेबिलिटी होगी, वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद में दोस्तों यहां पर आपके सामने लिखा गया डिस्ग्राफिया। अच्छा, ग्राफिया से क्या मतलब आ रहा है कि ग्राफ हम लोग किस पे बनाते हैं, कॉपी पे बनाते हैं ना, ऐसे ग्राफ बनाए होंगे कॉपी पर आप, है ना? यहाँ पर कार्ड कॉलम चार्ट वगैरह जब बनाते हैं, तो डिस्ग्राफिया, ग्राफिया से याद रखिएगा कि ये लेखन से संबंधित विकार है। अब यहाँ पर थोड़ा हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि डिस्ग्राफिया एक सीखने की अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो मुख्य रूप से लिखने के कौशल को प्रभावित करती है। अब इतना पूछ लिया जाएगा आपसे प्रश्न में, लेखन से संबंधित विकार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है या क्या कहलाता है, तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए डिस्ग्राफिया कहलाता है। क्या? लेखन से संबंधित विकार। और लिखा गया कि सरल शब्दों में कहें तो यह मस्तिष्क और हाथों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, लेखन से संबंधित विकार होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ हम डिस्ग्राफिया के मुख्य लक्षण देखते हैं, जैसे खराब लिखावट, अक्षर बहुत टेढ़े मेढ़े होना या उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल होना, अक्षरों का मिश्रण, जैसे लिखते समय कैपिटल्स और छोटे यानी स्मॉल लेटर को एक साथ मिला देना, हमें यही नहीं मालूम होना कि कहाँ पर हमें कैपिटल लिखना है और कहाँ पर हमें स्मॉल लिखना है। अब इसके बाद शब्दों के बीच दूरी, शब्दों या अक्षरों के बीच में बहुत कम या बहुत ज्यादा जगह छोड़ देना, जैसे बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए बच्चा कुछ भी लिखा, जैसे कमल लिख दिया, और कमल लिखने के बाद में आप देखो काफी ज्यादा स्पेस छोड़ने के बाद में दूसरा लिखना स्टार्ट करता है, रमन लिख दिया, है ना। तो इस तरीके की जो अक्षमताएं हैं वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती हैं। अभी इसके बाद में आपके सामने जैसे ग्रिप, पकड़, पेन या पेंसिल को बहुत अजीब तरीके से या बहुत कसकर पकड़ना, जिससे हाथ में जल्दी थकान हो जाती है। बच्चे जब शुरुआत की इस अवस्था में होते हैं ना, लिखने अवस्था में होते हैं, सीखने की अवस्था में होते हैं, तो बच्चों की जो पेंसिल पकड़ने का तरीका होता है उसको देखिएगा, बहुत अजीब करीब का होता है। जैसे हम लोग जो है सही तरीके से पेंसिल पकड़ते हैं, तो बच्चों को जो है इसमें ऑर्डर में समस्या आ सकती है। अगला स्पेलिंग और व्याकरण, जैसे शब्दों की स्पेलिंग गलत लिखना या वाक्यों को अधूरा छोड़ देना, जिसको ग्रामेटिकल मिस्टेक कहा जाता है। इन सभी चीजों में अगला लिखा गया धीमी गति से, यानी लिखने की गति सामान्य से बहुत धीमी हो जाना। तो ये भी चीजें आपके उसी के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद साथियों हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, क्या? डिसकैलकुलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। देखिए डिसकैलकुलिया जो होता है, देखो आपके सामने कैलकुलिया आ रहा है ना, कैलकुलिया, कैलकुलियस क्या होता है? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किसकी होगी? गणितीय गणनाओं की, है ना। या फिर हम लोग रीजनिंग्स में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तार्किक गणनाओं को कर सकते हैं। तो इससे याद रखिएगा, कैलकुलिया गणित का, ठीक, यह गणित यानी मैथ और संख्याओं को समझने से जुड़ी चुनौती है। इसे अक्सर संख्याओं का
डिसलेक्सिया यानी संख्याओं में क्रमबद्धता ना बैठा पाना ही यह विकार कहलाएगा, डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। अब इसके बाद जैसे इसका उदाहरण मैं आपको दे दूं साथियों कि जो हमारा डिस्कैलकुलिया होता है उसका उदाहरण क्या है। संख्याओं को समझना यानी नंबरों को पहचानने या समझने में दिक्कत कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। बुनियादी गणना करना जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग करने में बहुत सारी परेशानियां होना, ये डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। समय और पैसा जैसे घड़ी देखना, पैसे का हिसाब, छुट्टे पैसे गिनना, इन रखनों में उलझन महसूस करना यानी घड़ी देख करके टाइम ना बता पाना, छुट्टे पैसे दे दिए जाएं तो उसमें आप कैलकुलेशन ना कर पाना, ये सब डिस्कैलकुलिया में आएगा। फार्मूले गणित के सूत्रों या लॉजिक को याद रखने में कठिनाई होती है, तो ये सारे जो क्षमताएं होती हैं ये डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आती हैं साथियों। इसके बाद में हम देख रहे हैं डिस्प्रैक्सिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपका प्रश्न, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है। लिखा गया यह शारीरिक गतिविधियों और समन्वय यानी फिजिकल कोऑर्डिनेशन से जुड़ी चुनौती होती है। इतना याद रखना कि शारीरिक गतिविधियों और समन्वय से जुड़ी चुनौती जो होगी वो डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आती है। जैसे लक्षण से आपको याद आएगा, चलने दौड़ने या छोटी वस्तुओं को पकड़ने में, जैसे बटन लगाना है, जूते के फीते बांधना तो उसमें अक्षमताएं पैदा होती हैं, या अनाड़ीपन महसूस होना। जैसे चलने में ना बच्चों बेहतर तरीके का समन्वय ना स्थापित कर पाना। प्रभाव क्या होता है, या बोलने के तरीके जैसे स्पोकन लैंग्वेज और सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे बोलने में कुछ रुकावट आ रही है, आप चलने में जो है थोड़ा सा आप कठिनाई महसूस करते हैं। जैसे जूते के फीते बांध रहे हैं तो आपके हाथों का जो बांधने का तरीका है थोड़ा अलग हो जाना, ना बांध पाना, बार बार जो है फीते का छूट जाना हाथ से, ये सब शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में आता है यानी डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं साथियों डिस्फेजिया क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपका, भाषा और बोलने की जो समस्या होती है, जैसे यह मौखिक भाषा यानी स्पोकन लैंग्वेज को समझने और व्यक्त करने में कठिनाई है। याद रखिएगा कि डिस्फेजिया जो होती है वो भाषा और बोलने की अक्षमता होती है, याद रखिएगा इसको। लक्षण क्या है साथियों, सही शब्दों को खोजने में दिक्कत हो, लक्षण है कि सही शब्दों को खोजने में दिक्कत होना, वाक्यों को सही क्रम में ना बोल पाना, दूसरों की बातों को समझने में समय लगना, इसे अक्सर स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि भाषा से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, बोलने में समस्या, समझने में समस्या, है ना, सही शब्दों को खोजने में समस्या, बोलते समय आपका जो है जैसे बोलते समय आपको कौन सा शब्द बोलना है, इन सभी में अगर समस्याएं आ रही तो वो आपका डिस्फेसिया के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं डिस्मॉर्फिया क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखें आप। डिस्मॉर्फिया क्या है, यह बाकी शब्दों से थोड़ा अलग है। ध्यान दीजिएगा, ये एक मानसिक स्वास्थ्य विकार होता है, क्योंकि यह सीखने की अक्षमता नहीं है बल्कि एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है। इसमें आपको भी बताएंगे कि फिजिकल शारीरिक बनावट में भ्रम में पड़ जाता है बच्चा। जैसे अगर मान लीजिए उसको मोर और मुर्गा में अंतर ना कर पाना, जैसे आपने किताब में दिखाया एक जगह पे मोर का फिगर बना हुआ है और एक जना मुर्गा का बना हुआ है, तो बच्चा जो है ना कभी मोर को मुर्गा बोल देता है और कभी मुर्गे को मोर बोल देता है। तो ऐसे जो विकार होते हैं वो डिस्मॉर्फिया के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उनके शारीरिक बनावट में पहचान ना कर पाना, भ्रम में पड़ जाना कि कौन मोर है कौन मुर्गा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो विकार होते हैं वो डिस्मॉर्फिया में होते हैं। अब इसके बाद साथियों हम लोग देख रहे हैं डिस्थीमिया क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी एक आपका मानसिक विकार के अंतर्गत आ जाता है। जैसे यह एक प्रकार का लगातार रहने वाला अवसाद यानी परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा क्या होता है डिप्रेशन जैसे तनाव जैसा महसूस करता है। यह गंभीर डिप्रेशन जितना तीव्र तो नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक अक्सर 2 साल या उससे अधिक तक बना रहता है। इसमें व्यक्ति अक्सर उदास रहेगा, काम करने में मन ही नहीं लगेगा उसका, कम ऊर्जावान महसूस करेगा और निराश महसूस करता है, जिसमें तनाव की स्थितियों में रहता है। सीधा सा आपको बता देना है कि जो डिस्थीमिया होता है उसमें बच्चा तनाव की स्थिति में होता है।
और ये डिप्रेशन जितना नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा उससे जो है उसी से मिलता जुलता होता है कि बच्चा उदास रहेगा, ऊर्जावान कम महसूस करेगा, निराश हमेशा रहेगा, काम नहीं कर पाएगा वो। तो इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होंगे वो डिस्थीमिया के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद दोस्त आपके सामने यहाँ पर आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 100% ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अभी तक सीटेट के जितने एग्जाम हुए हैं ना, ये 100% देखा गया है आपको कि जो एडीएचडी होता है, अटेंशन डिफिकल्टी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, ये 100% पूछा जाता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा करके आप 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिएगा। लिखा गया कि इसमें व्यक्ति को एक जगह ध्यान केंद्रित करने में बहुत कठिनाई होती है। याद रखिएगा, एक जगह बच्चा ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएगा, ये भी याद रखना। ये बहुत अधिक सक्रिय यानी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। याद रखिएगा कि बच्चा अगर जल्दबाजी में निर्णय ले रहा है, बिना सोच समझ करके ले रहा है, तो एडीएचडी के अंतर्गत आएगा, जिसको ध्यान न्यूनता कहते हैं। अगली चीज, यह काम को व्यवस्थित करने और समय पर पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करता है। क्योंकि अगर हाइपर एक्टिविटी हो रही है ना, हाइपर एक्टिव होकर के बच्चा काम कर रहा है ना, तो व्यवस्थित नहीं कर पाएगा और समय पर वह कार्य पूरा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार की जो अक्षमताएं होती हैं वो एडीएचडी के अंतर्गत आती हैं, यानी अटेंशन डिफिकल्टी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है साथियों। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो अधिगम की अक्षमताएं हैं वो किस प्रकार से पहचानी जा सकती हैं। और आप जो है इस पूरी वीडियो में अगर आपने एक बार देखा है तो एक बार फिर से आप इसको ना रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में 100% है कि इसमें से प्रश्न देखने को ही मिलेगा आपको। और आप एक बार वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। और इसका प्रश्न उत्तर मैं आपको अगली वीडियो के साथ में, एक शॉर्ट वीडियो के साथ में लेकर के आऊंगा कि आपकी जितने भी आपकी लर्निंग डिसऑर्डर हैं उनसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है साथियों। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलेंगे आपसे अगली क्लास के साथ में। जय हिंद।